नमस्कार मेरे प्यारे फ्रेंड, आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। और भाई बहुत अच्छा खासा हमें सपोर्ट मिल रहा है आपकी तरफ से। मतलब इतनी ज़्यादा वो मतलब के अंदर से वो खुशी होती है कि यार आपको पढ़ाते हुए मात्र हमको जैसे मतलब हम पहले से पढ़ा रहे हैं बट एक्चुअल ढंग से आपको पढ़ाते हुए लगभग मेरे को 1 महीना ही हुआ। भाई 1 महीने में आपने इतना प्यार दिया मेरे को, इतना प्यार दिया मतलब आपको मैं बयान नहीं कर सकता। जब मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ नीचे तो उसमें कल एक कमेंट मतलब कल एक ऐसा कमेंट मेरे सामने आया था कि सर ऐसा लगा कि हमें हमारे सर आर एस सर हैं हमें पढ़ा रहे हैं। मेन बात आप सुनना मेरी भाई, लगभग मैं आपका 1 मिनट दूंगा और भाई 1 मिनट के अंदर आपको एक ऐसी बात बताऊंगा कि वो आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। तो इस 1 मिनट की बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अब प्रेजेंट टाइम में लगभग 2 प्रकार के स्टूडेंट, एक ऐसा स्टूडेंट है जिसकी तैयारी बहुत ही अच्छी खासी है और वो एग्जाम को आराम से निकाल सकता है, ठीक है, यानी कि वो एग्जाम को आराम से निकाल सकता है। और दूसरा स्टूडेंट ऐसा है कि एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको ये मतलब उसे ऐसा है कि काश मेरे एग्जाम ना निकले, ठीक है। अब इन दोनों स्टूडेंटों के मन में एक ही सवाल होगा कि सर अगर कल को हमारा एग्जाम निकल गया तो हम फेज 2 की तैयारी कहाँ से करेंगे। तो भाइयों आपको बता दूं कि आप सभी को पता है कि लास्ट 2 इंटेक से हम यानी मैं खुद आपको ऑनलाइन मतलब कि फेज 2 की तैयारी हम आपको वो करवा रहे हैं, ठीक है। और भाई हम ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं और आपको ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और आपको एक बात बताऊंगा कि भाई हमारे पास लगभग लास्ट टाइम हमारे पास मात्र 5 दिन में हमारे पास लगभग 60 बंदे थे, यानी कि हमारे ऑनलाइन तैयारी में लगभग हमारे पास 60 बंदे थे। वो 60 बंदों में से लगभग 50+ स्टूडेंट का फेज 2 क्लियर हुआ था, ठीक है। और दूसरी बात, उनमें से लगभग 32 बंदे ऐसे हैं जो फिलहाल बेलगांव मतलब कि जा रहे हैं, ठीक है। तो भाई आप हम पर मतलब आप यहाँ से ऐसा देख सकते हो भाई लगभग मतलब कि 50% हाफ मतलब 50% ऐसा स्टूडेंट हमारे पास है जो लास्ट बेलगावी पहुंच रहे हैं, यानी भाई अच्छा खासा रेशियो हम आपके साथ मेहनत करने को तैयार है। बट मैं ये चाहता हूं कि आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलो, ठीक है। तो भाई अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट बात इतनी है कि अब बस आप अपना एग्जाम निकालो, बाद में बाकी की जिम्मेदारी आपके इस भाई की यहाँ पर है, ठीक है। अगर आप हमें अपना बड़ा भाई मानते हो तो एग्जाम निकालना आपकी जिम्मेदारी होगी। बाकी एग्जाम निकालने के बाद आपको आउट नहीं होने दूंगा मेरे भाई, क्योंकि इतना अच्छा एक्सपीरियंस है। 2 से 3 बार मैंने एग्जाम दिए, मतलब 2 से 3 बार मैंने फेज 2 दिया है, मतलब बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है भाई। मैंने हर एक जो बारीकी से वहाँ पर स्टूडेंट जब आउट करते हैं वो चीज़ भी मैंने वहाँ पर फील की है, क्योंकि एक बार मतलब आपको मैं हर एक बात को बताऊंगा, क्योंकि ये अपनी पढ़ाई की क्लास, इसमें आपको मैं वो नहीं बता सकता। बस इतना कहूँगा कि लास्ट में और यहाँ पर वो मतलब अपना जो पोस्टर लगा उसको पढ़ देना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है भाई। देखो पहला क्वेश्चन अपने स्क्रीन के ऊपर है कि लिफ्ट में ऊर्ध्वाधर एक लटके हुए स्प्रिंग अपने पास वो तुला है, ठीक है। और उस पर 2 kg यानी उसके ऊपर 2 kg का पिंड लटकाया गया है, ठीक है। और लिफ्ट नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण जी से आ रही है, तो इस पर लिफ्ट की जो स्प्रिंग है उसका पाठ्यांक क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। जो ये लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट है ना मेरे भाई, लिफ्ट वाला यानी कि इस लिफ्ट वाले कॉन्सेप्ट में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। बट अभी आपको मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा, डोंट वरी, बस वीडियो लास्ट तक देखना। देखो अब समझते हैं सर जो ये लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ठीक है। अब देखो इसमें 3 स्थिति होती है। एक स्थिति तो सबको पता है कि जब अपने जो ये लिफ्ट है ये कांस्टेंट वेग के साथ गति करे, यानी एक्सेलरेशन 0, यानी जो v है यानी जिसका जो वेग है इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है बट और इसका एक्सेलरेशन 0 है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारा जो भार है, यानी कि सपोज करो कि मैं हूं और मैं किसी वो लिफ्ट के अंदर पैक हूं, ठीक है। और अगर मेरे सामने एक स्थिति है कि जो मेरी जो वो लिफ्ट है वो कांस्टेंट वेग के साथ या तो ऊपर जाएगी या फिर वो नीचे आएगी, तो उस स्थिति में जो मेरा भार है एक्चुअल जो भार मैं फील करूंगा, या फिर जो मतलब कि मेरे ऊपर मान लो कि मैं किसी मतलब कि कोई एक ऐसी मशीन है जो मेरे वेट को मापती है, तो मैं उसके ऊपर अगर मैं वहां पर खड़ा हूं तो मेरा जो भार है वो एक्चुअल भार के बराबर आएगा। W1 बराबर है, जो W फाइनल है वो W के बराबर आएगा, ठीक है। अब देखो अब आती है अपनी 2 मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन। पहली कंडीशन ऐसी आती है कि जब वो जो लिफ्ट है वो ऊपर जा रही है, यानी जो लिफ्ट है वो A त्वरण के साथ ऊपर जा रही है, ठीक है। या मैं बोलूं सर V बराबर नॉट कांस्टेंट, यानी कि V कांस्टेंट नहीं है और वो एक एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रही है, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, सपोज करो आप अपने चीज को मतलब फील करना कि जब मैं ऊपर जाऊंगा तो मेरा भार मुझे बढ़ा हुआ महसूस होगा। अब भाई देखो अब ये बढ़ा हुआ कैसे महसूस होगा, आप ऐसे इस चीज़ को याद रख सकते हो कि जब कोई चीज़ ऊपर जाती है, देखो आप इस चीज़ को ऐसे याद रखना, जब मानो कि जब मैं ऊपर जा रहा हूँ, देखो मैं ऊपर जा रहा हूँ तो उस स्थिति में मेरा जो भार है वो एक्चुअल भार से अधिक होगा, यानी कि जो W फाइनल है वो बराबर होगा mg प्लस का, ठीक है। यानी जो W फाइनल है जो मेरा भार है वो एक्चुअल भार से अधिक होगा, ठीक है। अब देखो
और अगली कंडीशन ऐसी आती है जिसमें ए वो एक ए एक्सेलरेशन के साथ वो नीचे आ रही है, तो उस स्थिति में जो डब्ल्यू एफ है वो बराबर एम जी माइनस का आई होगा। बस ये दो कंडीशन को याद रख लो मेरे भाई, बाकी इससे आप हजारों कंडीशन को बना सकते हो। ठीक है, एक कंडीशन ये है कि जब वो ए एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाए तो उस स्थिति में एम जी प्लस का आई होगा, और जो वो ए एक्सेलरेशन के साथ नीचे है तो जी माइनस का आई होगा। ठीक है, अब देखो, अब पढ़ते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन में ऐसा बोला गया कि जो लिफ्ट है उसका त्वरण ए नहीं है, उसका त्वरण जी है, यानी वो जी त्वरण के साथ वो नीचे आ रही है। तो यहां पर कुछ नहीं करना, आपको एम जी माइनस का जी कर देना है, तो यहां पर जीरो होगा। यानी जो, अब सपोज करो ये कौन सी स्थिति, ये स्थिति ऐसी है कि जो आपके पास जो लिफ्ट है वो अचानक से मतलब इतनी ज्यादा उसका वेग है कि वो जी एक्सेलरेशन के साथ वो नीचे आ रही है। तो आप जिस भी आप जो मशीन है उसके ऊपर खड़े हो तो आपका जो भार है वो जीरो हो जाएगा मेरे भाई। यानी कि आपका मतलब आपको ऐसा फील होगा उसके अंदर कि मेरे में कोई वेट नहीं है, मैं हवा में उड़ रहा हूं। यानी मतलब एक्चुअल में आप हवा में तो तब उड़ोगे जब उसका जो ए है वो जी से बड़ा हो जाएगा, बट आपको ऐसा फील आएगा कि आप मतलब आपको ऐसा फील आएगा कि मतलब मैं कहीं पर नहीं, मैं अंतरिक्ष में हूं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति हो जाएगी आपके सामने। ठीक है, तो इस स्थिति में आपको क्वेश्चन नंबर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अभी मैंने आपको हर चीज का सार बताया, आगे इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है तो आप उसको हम अगले क्वेश्चन को फास्ट करेंगे। ठीक है, जो उपरोक्त जो प्रश्न है उसमें लिफ्ट है वो नियत वेग 2 मीटर प्रति सेकंड के साथ से गतिमान हो तो स्प्रिंग जो अपने पास जो मशीन है उसका पाठ्यांक क्या हुआ। देखो मैंने क्या बताया, जब लिफ्ट है वो वी कांस्टेंट, यानी उसका जो वेग है वो कांस्टेंट हो, तो उस स्थिति में अपना जो डब्ल्यू है वो डब्ल्यू फाइनल वो डब्ल्यू के बराबर होगा, यानी कि जो अपना जो एक्चुअल भार के बराबर होगा। और इसका एक्चुअल भार कितना सर, एक्चुअल भार 2 kg है, तो इसका जो भार है वो 2 kg होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, उपरोक्त प्रश्न में यदि लिफ्ट ऊपर की तरफ अगर वो जी एक्सेलरेशन के साथ अगर वो गतिशील हो तो उसका जो मशीन है उसका पाठ्यांक क्या होगा, इसको समझो मेरे भाई। अब देखो मैंने क्या बोला कि उसका जो वेग है वो कांस्टेंट नहीं है और वो एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रही है। अगर वो ऊपर जा रही है तो आपका भार है वो आपको बढ़ा हुआ महसूस होगा। तो इस स्थिति में आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो डब्ल्यू फाइनल बराबर होगा एम जी प्लस का ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए वो जी के बराबर है तो एम जी प्लस का जी। ठीक है, 2mg हो जाएगा। ठीक है, अब देखो डब्ल्यू बराबर 2mg हो जाएगा। अब आपको ये नहीं, अब देखो अगर इस क्वेश्चन में आपको उसका भार पूछता है, डब्ल्यू पूछता है, एक होता है अपना भार और एक होता है द्रव्यमान। ठीक है, अब देखो जब भी अगर कोई मशीन है, मतलब अगर कोई मशीन है जो आपका मतलब कि वो वेट नापती है, तो वो आपको उसका वेट नहीं बताता है। देखो अगर कोई मशीन है तो वो मशीन अगर आपका वजन नाप रही है, यानी अगर वो आपका वेट नाप रही है, तो एक्चुअल में वो आपको भार नहीं बताती है, वो आपका द्रव्यमान आपको बताती है, यानी कि आप में कितना मास है वो आपको बताती है, नहीं कि आपका वेट। आपने बोलचाल की जो अपनी लैंग्वेज है उसमें आप वेट बोलते हो, बट वो एक्चुअल में वेट नहीं होता मेरे भाई, वो एक्चुअल में वो आपका मास होता है। यानी अगर मैं खड़ा हूं तो मैं अगर सपोज करूँ कि मेरा मास 75 किलो है, तो जो मशीन है वो मेरा मास मापेगी, नहीं कि मेरा वेट। आप अपने बोलचाल की जो लैंग्वेज उसमें वेट बोलते हो, बट एक्चुअली वो वेट नहीं होता, वो आपका मास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 2mg अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर बोल सकते हो सर वो उसका 4 इंटू जी उसका kg होगा। बट मेरे भाई ये कभी भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका उसमें ऑप्शन नंबर आपका सी गलत हो जाएगा। सी इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि जो मशीन है वो आपका वेट नहीं मापती है, वो आपका मास मापती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 4 इंटू जी नहीं होगा, आपका आंसर 4 kg होगा। ठीक है, तो आई होप सो भाई ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छा कंफ्यूजन था स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ठीक है, आई होप सो भाई अच्छा क्वेश्चन था, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया मैंने विद इमेजिनेशन आपको बताया। अगर मेरे पास यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड होता ना मेरे भाई, तो हर एक चीज़ को आपको यहाँ पर इस हिसाब से पढ़ा था कि आपको कहीं और नहीं जाना पड़ता, आपके दिमाग के अंदर वो स्कैन हो जाता, बट ऐसी स्थिति नहीं है अपनी, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर। हाँ, इस क्वेश्चन समझो मेरे भाई, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई, बड़ा ही बेहतरीन और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो समझो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में ये पूछा आपसे कि एक सिक्का जो कि लिफ्ट से गिराया जाता है, ठीक है, और जब लिफ्ट स्थिर है तब यह सिक्का लिफ्ट के फर्श पर टी समय में गिरता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और जब वह नियत त्वरण से ऊपर जा रही है तब वो जो समय है वो T2 है, तो T2 और T1 में क्या रिलेशन होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, आओ समझते हैं इस चीज़ को। भाई अगर मैं चाहूँ तो इसमें आपको ऑप्शन ABCD बताकर आगे बढ़ सकता हूँ, बट नहीं भाई, ये कसम खाइए कि रटना मना है मेरे भाई, समझेंगे हर चीज़ को। आओ समझते हैं। देखो इसमें यह बोला है कि जो मानो कि ये आप जिस कमरे में बैठे हो वो एक लिफ्ट है, ठीक है, उसकी सतह से आप मानो कि मेरे मतलब चलो देखो कि मेरे हाथ में ये एक मार्कर का एक केप है, ठीक है, मैं इसको ऐसे गिरा रहा हूँ, ठीक है, ये मानो कि ये यहाँ से यहाँ तक इसमें आने में इसको T1 समय लगा, ठीक है, ओके। और जब ये जो लिफ्ट है ये मानो कि ये एक्सेलरेशन या चाहे कोई भी एक्सेलरेशन हो इसके साथ ऊपर जा रही है, तो उसको आने में इतना समय लगा, तो वो होगा T2। ठीक है, अब आपको T1 और T2 में संबंध बताना। अब सर इसको हम कैसे बताएंगे, तो इस चीज़ को याद रखना मेरे दोस्त,
कि लिफ्ट वाला जब भी आपके साथ कॉन्सेप्ट आ जाए ना मेरे भाई, तो वहाँ पर आपको केवल एक ही चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। देखो इस स्थिति में आपको केवल एक ही चीज़ को याद रखना, वो क्या है देखो, समझते हैं। देखो आपको देखो इसमें जो अपनी गति के पास जो इक्वेशन होते हैं ना, इक्वेशन, इसमें ऑप्शन इक्वेशन नंबर 2 आपके काम आएगा। देखो एच बराबर होता है एच बराबर यू टी प्लस का 1/2 AT स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन यहाँ पर u 0 है, u मतलब उसका जो इनिशियल वेग है वो 0 होता है, क्योंकि अब जब हम कभी भी लिफ्ट में उसको गिराते हैं तो उसका जो u इनिशियल है वो अपना 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर h बराबर 1/2 AT स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो यहाँ से t स्क्वायर मेरे को बोल सकता हूँ सर, t स्क्वायर बराबर होगा 2h/g, ठीक है। तो t बराबर होगा √2h/g, ठीक है। यहाँ पर आप g कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर g कर लो, क्योंकि जब उसमें लिफ्ट में उसको गिरा रहा हूँ तो एक्सेलरेशन g होगा, ठीक। अब देखो t1 बराबर √2hg हो गया, ठीक है। यानी प्रारंभिक स्थिति में उसका गुरुत्व उत्पन्न g था, बट जब वह एक्सेलरेशन साथ ऊपर जाएगी तो उसका गुरुत्व उत्पन्न g प्लस का a होगा। क्यों, पहले बता चुका हूँ। t2 बराबर 2h/g प्लस का a, ठीक है, ये होगा। अब मेरे को ये बताओ मेरे भाई, यहाँ पर तो g है और यहाँ पर इसमें कुछ ऐड हो रहा है, यानी कि यहाँ पर g की वैल्यू बढ़ गई। अगर g की वैल्यू बढ़ गई है तो t2 की वैल्यू घट जाएगी, यानी t1 ग्रेटर देन t2 होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका नहीं। देखो जी बढ़ गया, हाँ जी बढ़ गया, तो अपना जो ये T2 कट जाएगा, तो T1 ग्रेटर देन T2 ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, दोबारा देख लो क्या बताया मैंने ये बताया कि जब कोई लिफ्ट ऊपर जाती है या फिर कैसी भी स्थिति हो, अगर आप किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिरा रहे हो तो प्रारंभिक स्थिति में उसके द्वारा जो तय की गई हाइट और देखो प्रारंभिक स्थिति कौन सी थी, प्रारंभिक स्थिति वो थी जब वह लिफ्ट है वो बिना किसी एक्सेलरेशन के साथ ऊपर या नीचे आ रही थी, तब उसके द्वारा तय की गई जो दूरी है वो h थी। और जब आपने उसको, जब वो लिफ्ट एक एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रही थी तो उस स्थिति में भी उसकी दूरी h है, यानी h बराबर है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ सर t बराबर होगा √2h/g, और यहाँ से t1 बराबर √2h/g प्रारंभिक स्थिति, क्योंकि उस स्थिति में उसका वेग कांस्टेंट था, a0 था, ठीक है। तो ये होगा t1, और जो t2 है वो वहाँ पर √2h/g प्लस का a होगा, क्योंकि सर वो ऊपर जा रही है तो यहाँ पर g की वैल्यू बढ़ गई। अगर g की वैल्यू बढ़ गई है तो यहाँ t2 की वैल्यू वो घट जाएगी, तो इस हिसाब से t1 ग्रेटर देन t2 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, देखो 4 क्वेश्चन के अंदर टाइम लगा, आगे देखो। हाँ, एक 1000 kg की लिफ्ट के तार में तनाव 100 kg है, तब उसका क्या मतलब है। देखो अब भाई ये आपके लिए होमवर्क है, देखो पहले समझ लो, चलो इसमें आप करने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, समझते हैं। देखो क्या बोला गया है कि एक जो लिफ्ट है, ठीक है, उसमें एक 100 kg की लिफ्ट है, ठीक है, और उसके तनाव में 100 kg है। अगर उसमें तनाव भी 100 kg है तो इसका मतलब क्या है। देखो 100, देखो मानो कि एक लिफ्ट है, उसका वेट आपके पास 1000 kg है, ठीक है। मानो कि अगर देखो ये अपने पास यहाँ से एक लिफ्ट है, ठीक है, ओके, इसका जो भार है वो 100 kg है, ठीक है, ओके। अगर इसका भार 100 kg है, प्रारंभिक स्थिति है, जब वो अपने पास स्थिर अवस्था में है, तब उसमें उत्पन्न जो अपने पास उसमें उत्पन्न जो टेंशन होगा वो भी 100G होगा, ठीक है, 100G बोल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि T बराबर mg होता है तो mg होगा, ठीक है, ओके। अब देखो, अब उसने ये बोला है कि दूसरी स्थिति ऐसी आपके पास है कि जो ये 1000G है, ये 1000G है, ठीक है। और एक तो स्थिति ये हो गई कि वो स्थिर है, दूसरी स्थिति होगी कि वो या तो समान वेग से ऊपर जा रही हो या फिर वो समान वेग से नीचे आ रही हो। क्यों, क्योंकि सर जो T है वो mg होता है, ठीक है, यानी वो केवल g पर डिपेंड करता है, ठीक। और g कब परिवर्तित होगा कि वो g तभी परिवर्तित होता है कि वो एक एक्सेलरेशन के साथ या तो ऊपर जाए या फिर वो नीचे आए, ठीक है। अगर वो उसका वेग कांस्टेंट है, अगर वो कांस्टेंट वेग से ऊपर नीचे आ रही है, उसके g में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर g में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो उसका T में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि ऑप्शन नंबर डी, या तो वो स्थिर है या फिर वो एक समान जिसका एक समान गति है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, समझ में ना आए तो भाई दोबारा देख लेना, वीडियो समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक लिफ्ट में रखी भार मापी तुला पर एक व्यक्ति खड़ा है, स्थिर अवस्था में उसका भार 40 kg है। यदि लिफ्ट ऊपर की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के उसे उठाना प्रारंभ कर दे तो उसका भार कितना होगा। भाई आपके लिए होमवर्क है, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देखो क्या होगा, इसमें ये होगा कि पहली स्थिति में उसके पास 40 था, ठीक है, बाद में उसका जो जी है वो अपने पास 10 है और बाद में उसका जो त्वरण है वो 2 हो गया, तो जी मतलब इस हिसाब से कर देना, ठीक है। देखो क्या है, इसमें यह बोला गया प्रारंभिक स्थिति जब लिफ्ट स्थिर थी तो उसका भार 40 kg था, ठीक है। दूसरी स्थिति ये है कि वो एक्सेलरेशन या फिर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जा रही है। अगर वो ऊपर जा रही है तो g प्लस का होगा, g का मान 10 है तो 10 प्लस का 2 हो गया, अपने पास 1248 480 हो गया, ठीक है। अब ये हो गया उसका भार, अब ये उसका भार है,
ना कि उसका मास। आपको मास निकालना है, अगर आपको मास निकालना है तो आपको W बराबर mg होता है, ठीक है। तो यहाँ से m बराबर हो गया 480 बटा g का मान 10, तो 10 से 10 कैंसिल, तो 48 हो गया, ठीक है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो अपने पास जो मशीन होती है वेट लिफ्टिंग, मतलब जो वेट मापने की जो मशीन होती है वो आपका वेट नहीं मापती मेरे भाई, वो आपका मास मापती है। आपको इस चीज़ का याद रखना पड़ेगा, मतलब याद रखना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। तो इसका 48 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी। समझ में आए तो दोबारा देख लेना। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। एक लिफ्ट में एक व्यक्ति का भार जब लिफ्ट स्थिर है तब एक समान त्वरण से ऊपर जा रही है, तो 3/2 है। देखो इसको समझो क्या बोला गया है। इसमें यह बोला गया है कि एक स्थिति ऐसी है कि जब वो लिफ्ट स्थिर, अगर लिफ्ट स्थिर है तो उसका भार कितना होगा सर, mg, ठीक है, mg। अगर वो a त्वरण से ऊपर जा रही है तब कितना होगा सर, अगर वो ऊपर जा रही है, नहीं वो नीचे आ रही है, क्योंकि इसमें लिखा है कि वो a त्वरण से वो नीचे आ रही है। अगर नीचे आ रही है तो g माइनस का a होगा, क्यों, ठीक है, m g माइनस का a बराबर 3/2, ठीक है, 3/2। m से m कैंसिल, तो g बटा g माइनस का a बराबर का 3/2। इसको अपने हिसाब से कर लेना, क्रॉस जो क्रॉस मल्टीप्लाई चलो कर देते हैं आपके लिए। 2g बराबर होगा 3g माइनस का 3a, ठीक है। इसको g को मैं एक 3a को इधर लेके आता हूँ और 2g को उधर लेके जाता हूँ, तो अपने पास g हो गया, तो a बराबर होगा g/3, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका बी। भाई अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, इतने इजी, मतलब ये इजी क्वेश्चन नहीं। अगर आप सोचते हो कि सर ये क्वेश्चन इजी है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो मेरे भाई, ये क्वेश्चन इजी नहीं है। अगर आप इसे अपने खुद के दिमाग से कर रहे हो तो भाई आप में इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियो को देखकर मतलब अगर ऐसा सोचते हो कि सर ये तो मेरे को आता है, तो भाई ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। जब मैं क्वेश्चन को सोल्व कर देता हूं तो फिर आप ट्राई क्या करो कि सर मतलब फिर आपको ये खुद को ट्राई करना चाहिए कि हाँ एटलीस्ट क्या सर ने बताया, तो फिर मेरे से ये बन रहा है या फिर नहीं बन रहा, ठीक है। खुद को ट्राई करना चाहिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ देखो, एक एविलेटर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर g त्वरण से जा रहा है, ठीक है। और m मास के एक पैसेंजर है, दोबारा एविलेटर के तल पर लगाएगा, बल्कि क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, ये आपके लिए अलग हो सकता है कॉन्सेप्ट। क्यों, क्योंकि देखो आपने अभी तक केवल लिफ्ट वाले कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, ठीक है। एविलेटर वाले कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़े अभी तक, तो आपके लिए ये लेके आऊँ। अब देखो जो एविलेटर वाला कॉन्सेप्ट होता है एज इट इज होता है, एज इट इज इसी के बराबर होता है। यानी जो एविलेटर क्या बोलते हैं, एविलेटर अगर आपने कहीं एग्जाम वगैरह दिया होगा तो वहाँ पर किसी मतलब बहुत बड़ा अगर कोई स्टेशन रेलवे स्टेशन है तो वहाँ पर आपने एक ऐसी वहाँ पर स्टेयर्स होती है जो अपने यहाँ भी चलती है, यानी जो वो मतलब कि ब्लैक वाली स्टेयर्स होते हैं, उससे हम एविलेटर बोलते हैं, ठीक है। देखो जो एविलेटर वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो सेम इसके लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट के मतलब एज इट इज होता है, ठीक है। अब जब कोई लिफ्ट है वो g त्वरण से ऊपर अगर जाती है तब उसका मास कितना होता है सर, W बराबर होगा mg प्लस का mg प्लस का किस g होगा, तो mg होगा, ठीक है। W बराबर हो गया अपने पास m2g, यानी इसे बोल सकते हो सर 2mg, ठीक है। अब सेम इसी चीज़ को आपको एविलेटर में अप्लाई करना है। अगर एविलेटर में भी सेम वही कॉन्सेप्ट लगते हैं जो अपने इसमें लिफ्ट में लगते हैं, ठीक है। तो एविलेटर में बोल सकता हूँ सर अगर वो g त्वरण से ऊपर जा रहे हैं तो mg प्लस का a होगा, ठीक है, ओके। तो mg प्लस का g हो गया, तो अपने पास 2mg हो गया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। अच्छा क्वेश्चन था मेरे भाई आपके लिए, नया क्वेश्चन है, याद रखना, अपनी कॉपी में नोट बनाकर लिख लो इस चीज को कि एविलेटर वाले कॉन्सेप्ट भी हमेशा लिफ्ट वाले कॉन्सेप्ट से ही सोल्व होंगे। इसको लिख लो नोट बनाकर अपनी कॉपी में। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई। हाँ अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई आपने अभी तक पढ़े हैं कि वो लिफ्ट वाले कॉन्सेप्ट, बट इसी लिफ्ट वाले कॉन्सेप्ट में अपने सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है, वह कॉन्सेप्ट भी इससे एज इट इज मैच खाता है। तो उस चीज़ को भी आपको समझना है। देखो अपने पास सिंपल पेंडुलम है तो उसका आवर्तकाल कितना होगा सर, उसका आवर्तकाल होता है अपने पास t बराबर होता है 2π√L/g होता है ना। अब बस आपको ये पता है कि अगर कोई भी पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम अगर वो लिफ्ट में रखा है तो उसके लिए 2π भी कांस्टेंट है और उसकी लंबाई भी कांस्टेंट है। यानी अगर कोई सिंपल पेंडुलम अगर लिफ्ट में रखा है तो उसका आवर्तकाल केवल और केवल g पर डिपेंड करेगा, लंबाई वगैरह सब कांस्टेंट होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से बोल सकते हो सर t = 1/√g होगा, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगर एक स्थिर लिफ्ट में उसका आवर्तकाल t है, यानी कि एक ऐसी लिफ्ट जो स्थिर है, ना तो वो ऊपर की तरफ जा रही है वो, ना ही वो नीचे की तरफ आ रही है, तो उसका आवर्तकाल t है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। यानी ये बोल सकता हूँ सर जब अपना g एक्सेलरेशन है, g बोलो या स्थिर बोलो कोई दिक्कत नहीं, तब उसका t है, ओके। और जब वह g त्वरण से ऊपर की तरफ जा रही है तो उसका आवर्तकाल कितना होगा, चलो इसको निकालते हैं। t1/t2 बराबर हो गया अपने पास √g2/g1, ठीक है। अब देखो √g2 कितना है सर, g2 हो गया। अगर वो एक एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाए तो हम g प्लस का ही होता ना, g प्लस का ही, ठीक है। और यहाँ पर a की वैल्यू g/3 है तो g प्लस का g/3, कोई दिक्कत नहीं है। देखो करते हैं यहाँ पर g प्लस का g/3/g हो गया, ठीक, ओके। आगे देखो अपने ऊपर कितना सर, ऊपर हो गया 4g, 4g/3g हो गया, ठीक है, ओके। अनरूट कर देते हैं यहाँ से। अब ये होगा अपने पास 2/√3,
और यहाँ पर से T1 बराबर हो, T1 बराबर होगा अपने T1 अपॉन T2 बराबर हो गया 2/√3, ठीक है। ओके, और जहाँ T2 बराबर हो सकता हूँ सर √3/2 T1। ओके, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका बी। भाई ये कॉन्सेप्ट अब आपके दिमाग में होगा कि सर क्या इतना हार्ड क्वेश्चन आता है? भाई हार्ड नहीं है। अगर आपकी कंसेप्ट अगर अच्छी है, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, तो भाई आप इस क्वेश्चन को मात्र और मात्र 5 सेकंड में अपने दिमाग में ही कर सकते थे मेरे दोस्त। क्योंकि आपको पता है कि अगर वो ऊपर जाएगी तो आपको पता है सर T1 अपॉन जो मतलब ऊपर T1 है, नीचे अपने पास आएगा T2 और ऊपर होगा G2, और यहाँ से मतलब जी के यहाँ से T1 बराबर होगा T2 बराबर 2/√3 और T2 वैल्यू निकालें तो √3/2 होगा। तो इस हिसाब से अपने माइंड में भी इस कैलकुलेशन को कर सकते थे आप। कब? जब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो मेरे भाई। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट पर काम करना है, न कि चीज़ों को याद करना। याद मत करना, भूल जाओगे, समझना इस चीज़ को। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति जिसका द्रव्यमान 50 kg है, ठीक, और वो एसी लिफ्ट है, मतलब उसके पास एक एसी लिफ्ट है जो कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे की तरफ जा रही है, तो उसका आभासी भार क्या होगा? सबको पता, आपके लिए होमवर्क है मेरे भाई। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, बहुत करवा चुका हूँ इसे कॉन्सेप्ट, आपके लिए होमवर्क है। कमेंट करना सब भाई इस चीज़ को, भाई मैं वेट करूँगा आपके आंसर का। कमेंट करना मेरे दोस्त, यहाँ तक आए हो तो। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, एक सेकेंड लोलक, पहले तो ये बताओ कि जो ये सेकंड लोलक है इसका आवर्तकाल कितना होगा था, ठीक है। इसका आवर्तकाल कमेंट करना कि जो ये सेकंड लोलक है इसका आवर्तकाल कितना होता है, ठीक है। एक रॉकेट में रखा है, इसके दोनों का आवर्तकाल घटता है यदि, आप देखो इसके दोनों का आवर्तकाल से क्या मतलब है सर, इसका आवर्तकाल घट रहा है और इसका आवर्तकाल मैं अभी बता चुका हूँ सर T समानुपाती √G होगा। यानी कि इस स्थिति में ये केवल G पर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर वो रॉकेट में रखा है, अगर वो लिफ्ट में रखा है, उसकी लंबाई परिवर्तित करना असंभव है, तो उसका G परिवर्तित होगा। अगर कोई रॉकेट ऊपरी तरफ जा रही है तो वह भी सेम अपने जो लिफ्ट वाले कॉन्सेप्ट से ही क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो इसका टी का मान घट रहा है, अगर टी का मान घट रहा है तो इसका मतलब क्या होगा सर, इसका मतलब जी का मान बढ़ेगा। और जी का मान कब बढ़ता है, चाहे लिफ्ट हो चाहे रॉकेट हो, उसके लिए वो तब बढ़ता है जब वो एक एक्सेलरेशन के साथ ऊपरी तरफ जाए, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन कि वो एक समान त्वरण से ऊपर जाए। मेरे भाई नोट बनाकर लिख लो अपनी कॉपी के अंदर कि लिफ्ट वाले कॉन्सेप्ट, रॉकेट वाले कॉन्सेप्ट और एविलेटर वाले कॉन्सेप्ट तीनों एक ही चीज़ों से क्लियर होंगे, वो है अपने लिफ्ट वाले कॉन्सेप्ट। तो भाई इसका आंसर मात्र और मात्र 1 सेकंड का डी ऑप्शन, मात्र 1 सेकंड का इसका आंसर है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। देखो ये क्वेश्चन, इसको छोड़ो आप, हाँ इसको देखो। एक लिफ्ट में रखी हुई स्प्रिंग के तुला से एक द्रव्यमान को वहां पर लटकाया गया है। यदि लिफ्ट ऊपर की तरफ उड़ती है तो स्प्रिंग का जो तुला है उसका पाठ्यांक क्या होगा? देखो समझते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोला गया है। यानी कि उसमें एक लिफ्ट है, उसके अंदर उसका, अगर वो लिफ्ट ऊपर की तरफ उड़ती है तो उसका तुल्यांक क्या होगा? देखो सर इसमें ना तो हमें ये क्लियरली इसमें बोला गया है कि उसका वेग परिवर्तित हो रहा है या फिर उसका एक्सेलरेशन आ रहा है, यानी कि इसमें हमें ये कोई कुछ नहीं बताया गया है कि सर उसका एक्सेलरेशन क्या है, उसका वेग क्या है। तो इसका मतलब ये है कि ना तो ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इसके वेग के परिवर्तन पर डिपेंड करेगा। अगर वेग परिवर्तित हो रहा है इसका मतलब ये है कि उसमें एक्सेलरेशन है, अगर एक्सेलरेशन है तो उसका जो पाठ्यांक है वो चेंज होगा। अगर उसमें वी कॉन्स्टेंट है इसका मतलब ये है कि उसका एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब कोई चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो मेरे भाई, और इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लो, आपके लिए होमवर्क है। अभी ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं एक क्वेश्चन, तो ये आपके लिए होमवर्क, आंसर कमेंट करना। अगला क्वेश्चन देखो। एक लिफ्ट में एक रस्सी अचानक टूट जाती है तो लिफ्ट की सतह पर आरोपित तनाव कितना होगा? सबको पता है मेरे भाई, अगर कोई लिफ्ट में कोई रस्सी टूट जाती है इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि वो लिफ्ट ऊपर जाए। अब देखो इस चीज़ को समझना मेरे भाई, अगर कोई लिफ्ट की ये रस्सी है, मानो अगर ये टूटती है, चलो ये लिफ्ट वैसे बना देता हूँ, अगर ये टूटती इसका मतलब ये कतई नहीं होगा कि वो लिफ्ट ऊपर जाए, ऊपरी तरफ जाए। अगर लिफ्ट की जो ये रस्सी अगर ये टूटी इसका मतलब 100% ये है कि वो लिफ्ट नीचे की तरफ आएगी। अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है इसका मतलब ये है कि सर mg- का ये होगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये होगा सर इसमें ऑप्शन नंबर ए को सी को टिक कर दो और आगे बढ़ जाओ, तो ये भी सही है, आपको ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें तो, क्योंकि सर उसमें ये नहीं बोला गया है। अगर इसमें लिफ्ट का त्वरण ए नहीं बोला जाता तो हमें ये चीज़ को कंसिडर करना पड़ता कि चाहे कोई भी वस्तु ऊपर से हम उससे गिराते हैं तो उसका त्वरण है वो जी होता है, बट इसमें इस चीज़ को मेंशन किया गया कि उसका त्वरण जी नहीं है, उसका त्वरण ए है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी ही सही होगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें ऑप्शन नंबर डी को टिक कर देंगे और सोचेंगे मेरा सही है, तो वो गलत हो जाएगा मेरे भाई। इसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो लिफ्ट है उसका त्वरण ए है। अगर ये ना लिखा होता तो आप उसमें जी मान सकते थे, ऑप्शन नंबर डी को टिक कर सकते थे, बट यहां पर गलती हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी ही होगा आपका, गलती मत कर देना। अगला क्वेश्चन देखो। एक रॉकेट
500 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की चाल से प्रति सेकंड इतने की गैस को उत्सर्जित कर रहा है तो रॉकेट पर लगने वाला त्वरक बल क्या होगा। कल इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाया है मैंने, क्या बताया था कि सर F बराबर होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। यहाँ से अगर हमारे पास कोई भी रॉकेट वगैरह हो तो उसके लिए U बराबर DM अपॉन DT होता है, ठीक है। U उसका वेग है, वेग कितना है सर 500 मीटर है, ठीक है। अब सर वो जो ये DM अपॉन ये DT है ये होता है, या तो इसमें ये क्लियरली लिखा होगा कि उसका जो अपने उसके द्रव्यमान परिवर्तन की दर इतनी है। अगर ये चीज़ ना लिखी हुई हो तो उसमें ये लिखा होगा कि उससे जो निकलने वाले गैस है उसकी मात्रा इतनी है। यानी जो अगर कोई गैस निकल रही है तो इसका मतलब ये होगा सर जो उसकी गैस है वो उसके मास के रूप में बाहर निकलती है, ठीक है। तो उसका मान आपको दिया गया है 50 ग्राम है, ओके। तो 50 ग्राम अगर मैं किलोग्राम में चेंज करूँगा सर 10⁻³ आ गया, ठीक है। अब देखो 3 जीरो से ये कैंसिल होगा तो 25 आ गया है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन आपका बी होगा 25 न्यूटन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, इस क्वेश्चन को समझना मेरे भाई, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है ये कि एक लिफ्ट में, एक स्थिर लिफ्ट है, उसमें एक पानी की बाल्टी लेकर एक इंसान खड़ा है, ठीक है। उसके पेंदे में एक छेद है और उस छेद से बहने वाले जो लिक्विड है उसकी दर आर नोड है, ठीक है, ओके। और दूसरी स्थिति ये है कि उसमें वो लिफ्ट ऊपरी तरफ जाए तब आर यू है, ओके। और जब लिफ्ट नीचे की तरफ आए तो आर डी है। तो आर यू, आर डी और आर नोड में क्या संबंध होगा, इस चीज को समझो मेरे भाई। देखो इस चीज को समझना, आप देखो इस चीज को समझना मेरे भाई। आप इस कॉन्सेप्ट को अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे तब आपके लिए बहुत इजी होगा, बट अदरवाइज किसी और टीचर के कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे तो वो आपके लिए हार्ड होगा। अब देखो मेरा कॉन्सेप्ट इसमें क्या बोलता है। मेरा कॉन्सेप्ट ये बोलता है मेरे भाई कि आप 11th के फिलहाल ये चैप्टर भी 11th के चैप्टर नंबर शायद 11th चैप्टर है जिसमें ये लिखा हुआ, जिसमें एक परमे होती है अपनी टोरिसेल्ली की परमे, यानी कि टोरिसेल्ली की परमे नाम से एक परमे है। उसमें ये क्लियरली बोला जाता है कि अगर कोई बाल्टी है आपके पास है तो उसके पेंदे में एक छेद है या फिर कहीं भी एक छेद है तो उससे जो निकलने वाले जो लिक्विड है उसकी बहने की दर क्या होगी सर, V बराबर होता है अपने पास √2GH। इस चीज को लिख लो मेरे भाई, इस चीज को लिख लो। और यहां से ये बोल सकता हूं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला में आई कैन से दैट कि V इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द G। Here I can say the V is totally inverse. V is totally dependent on the G. If G changes, then V will definitely change. Okay, and here I can say in the first condition the lift is constant. If the lift is constant then G is constant, so I can say कि R naught will be in the medium, R naught वो बीच में होगा, यानी कि या तो आर यू पहले आएगा या फिर आर डी बाद में आएगा। इसका मतलब ये होगा कि मेरे भाई आर नोड बीच में होगा, तो इससे हम बी और सी को टेक कर सकते थे। बट आपको ये कंफ्यूजन होगा सर आर यू और आर डी में कौन सा बड़ा होगा, तो इसको समझते हैं। देखो अगर कोई लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी इसका मतलब है कि उसमें एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन ए जी प्लस का ए होगा, यानी अगर कोई लिफ्ट जा रही है तो वी समानुपाती √G प्लस का ए हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई लिफ्ट नीचे की तरफ आए तो वी समानुपाती √G माइनस का ए होगा। भाई अब ये मत पूछना मेरे दोस्त कि सर यहाँ G प्लस का ए और G माइनस का ए कैसे, भाई पूरी क्लास इसी पर बेस्ड है, ठीक है। अब देखो ये होगा अपने पास आर यू और ये होगा आर डी, ठीक है। अब ये बताओ सर ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है, और ये होगा आर नोड। अब तो सबसे पहले यहां से बोल सकते हो सर आर यू ग्रेटर देन आर नोड ग्रेटर देन आर डी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका डी। भाई बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है भाई, ऐसे कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं निकलते मेरे भाई, इन पर काम करना पड़ता है मेरे दोस्त। आपकी वीडियो बनाने से पहले मेरे को कम से कम 1 घंटा मेरे को मेहनत करनी पड़ती है ऐसे कॉन्सेप्ट पर, तभी भाई ऐसे क्वेश्चन निकलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। हाँ, एक वी में गति में किसी वस्तु का रे के समय पी के साथ इस हिसाब से परिवर्तित हो रहा है, तो एक अगर बी कोई कांस्टेंट नियतांक है तो परिणाम बल क्या होगा। सबको पता है मेरे भाई कि जो पी ए बराबर होगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यानी कि सर हमको जो पी का टी के साथ अवकलन करना पड़ेगा, तो आप करते हैं क्या दिक्कत है। ये होगा सर ए का अवकलन 0 हो गया तो क्यों सर कांस्टेंट नंबर का अवकलन 0 ही होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो 0 प्लस का बी टी स्क्वायर, तो 2 पहले आएगा तो 2b होगा, ठीक है, 2bt होगा। यहां से बोल सकता हूँ सर बी एफ समानुपाती डेल्टा टी होगा, एफ समानुपाती टी। ऑप्शन नंबर आपका डी है कि वो टी के समानुपाती होगा। यहां से आप बोल सकते हो सर ये होगा, ठीक है। इसका आंसर ये होगा। भाई ये आप माइंड का क्वेश्चन था, मत 1 सेकंड में टिक कर सकते थे इसको। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई। अभी करते हैं अपने कौन से क्वेश्चन, अभी करते हैं जो न्यूटन का जो तीसरा नियम उसके क्वेश्चन करते हैं थोड़े से। हाँ देखो, अभी एक अच्छा सा क्वेश्चन देता हूँ देखो मैं, जो आपके एग्जाम में बहुत बार आएगा। हाँ इसको देखो मेरे भाई, इसको देखो, ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। एक व्यक्ति की स्प्रिंग के प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति वो स्प्रिंग के प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, और अगर स्प्रिंग का जो मशीन है, जो अपने पास हथौला है, उसका पाठ्यांक 60 kg है, ठीक है, ओके। और यदि व्यक्ति प्लेटफॉर्म से बाहरी तरफ कूदता है तो पाठ्यांक क्या होगा। अब देखो मेरे भाई, इस चीज को समझना मेरे दोस्त।
मानो कि आप इसी को फील करना कि मैं किसी एक ऐसी मशीन पर खड़ा हूं जो मेरा वेट नापती है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं उस पर स्थिर खड़ा हूं, मैं उस पर स्थिर खड़ा हूं, तब मानो कि मेरा वेट 75 kg है, ठीक है, ओके, मेरा वेट 75 kg है जब मैं स्थिर हूं, ठीक है, ओके ओके। दूसरी स्थिति ये है कि मैं उस पर जंप मार के बाहर की तरफ कूद रहा हूं। अगर मैं जंप मारूंगा, इसका मतलब ये है कि मैंने उसके ऊपर एक फोर्स लगाया है। अगर मैंने उस पर फोर्स लगाया तो फोर्स बराबर होता है mg, तो फोर्स बराबर mg बोल सकते हो, ठीक है। यानी कि जो मेरा मास था वो थोड़ा बढ़ गया पहले, और जब मैं कूदूंगा तो बाद में वो शून्य हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा कि पहली स्थिति में उसका बढ़ेगा, बाद में उसका घट जाएगा, ठीक है। ये चीजें इमेजिनेशन पर बेस्ड होती है, ठीक है। हाँ, इसको समझो मेरे भाई। एक ठंडा पेय पदार्थ एक तुल्ला पर रखा हुआ है, तो उसका ढक्कन अगर खोल दिया जाता है तो उसका बाहर क्या होगा, और समझते हैं इस क्वेश्चन को। एक पेय पदार्थ है, अब इसमें आपका आंसर होगा कि सर इसमें ये बोल सकते हो सर ऑप्शन नंबर बी को आप टिक कर दोगे, क्योंकि सर अगर 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 कोई पेय पदार्थ, अगर चाय मान लो, अगर चाय को स्प्रिंग मतलब कोई एक ऐसी मशीन है जिसका वेट मापते, अगर वो उसके ऊपर रखी हुई है तो उससे भाप बाहर निकलेगी। अगर उससे भाप बाहर निकल रही है, इसका मतलब ये है कि सर उसके मास में कमी आ रही है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो गया। अगर किसी स्टूडेंट अगर इसमें दिमाग लगाया तो वो केवल इतना ही दिमाग लगा पाएगा। अगर किसी क्वेश्चन के किसी स्टूडेंट अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो वो केवल यहीं तक दिमाग लगा पाएगा कि अगर कोई किसी वस्तु से बाहर मतलब बाहरी तरफ अगर भाप आ रही है, इसका मतलब ये कि भाप के साथ साथ उसका मास भी बाहर आ रहा है। अगर उसका मास अगर बाहर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उसका मास में कमी होगी। बट यहीं पर आपका आंसर गलत हो जाएगा मेरे भाई। और समझते हैं इसको। अब देखो, अब मैं मतलब कि यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है। इसी वजह से समझो आप कि आप किसी नाव में बैठे हो, ठीक है, नाव में बैठे हो, ओके, और आप जब उस नाव से बाहरी तरफ कूदते हो तो आप उसके ऊपर एक प्रतिक्रिया बल लगाते हो, नहीं लगाते हैं, तो उसी की वजह से वो नाव पीछे की तरफ हो जाती है, ठीक है। इतना चीज आपको सबको पता है। इसी प्रकार कि मानो अगर ये चाय का कोई कप है, उसमें यहाँ तक चाय भरी हुई, ठीक है, और उससे चाय बाहरी तरफ अगर जा रही है, अगर उसकी जो भाप है वो बाहर की तरफ जा रही है, इसका मतलब यह है कि जैसे वो भाप यहाँ से उठना प्रारंभ होती है, यहाँ से मानो अगर कोई भाप यहाँ से उठ रही है, तो अगर वो भाप उठ रही है तो भाई वो भाप भी तो उसकी जो ये सतह है उस पर एक प्रतिक्रिया बल लगाएगी। हाँ, आपका आंसर हो सकता है सर वो बहुत कम हो, बट कम हो लेकिन कुछ तो लगाएगी ना मेरे भाई। इसका मतलब ये होगा कि सर उसका पहले उसका बढ़ेगा फिर घटेगा। घटेगा तब जब ये पूरी तरफ बाहर चली जाएगी, घटेगा तब जब ये पूरी तरफ बाहर चली जाएगी, और बढ़ेगा तब जब जैसे ये और यहाँ से उठना प्रारंभ करती है, उसमें कुछ मास होगा, उस मास की वजह से इस पर प्रतिक्रिया बल लगेगा, उस प्रतिक्रिया बल की वजह से इसका पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, ठीक है। तो आज भाई देखो, ये था अपना आज का फिजिक्स का प्रैक्टिस, और जो मैंने आपको होमवर्क दिए मेरे भाई उनको आपको अवश्य कमेंट करना है। और भाई इतना बोलूँगा, अपने इस बड़े भाई पर विश्वास कर लो मेरे भाई। एग्जाम आप निकालो, एग्जाम पास करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, बाकी बाद में जिम्मेदारी मेरी बनती है। आप लोगों को एग्जाम में पास कराने की जिम्मेदारी हमने ठानी है। फिजिक्स में कोई बंदा आउट नहीं होगा इस बार, ठीक है। और दूसरी बात मेरे भाई, एग्जाम निकालो, बाद में जिम्मेदारी हमारी है। फेज 2 और मेडिकल की जिम्मेदारी हम लेते हैं। अगर ऑनलाइन पढ़ सकते हो तो ऑनलाइन पढ़ो, अगर ऑफलाइन आना चाहते हो तो ऑफलाइन आ जाना, बट कब जब आपका एग्जाम हो जाए, अभी नहीं। अभी बस इतना कह रहा हूँ ताकि आपके दिमाग पर जो ये प्रेशर है वो हट जाए कि सर अगर कल को मेरा एग्जाम निकल गया तो मेरा फेज 2 कहाँ से निकलेगा, हम उसकी जिम्मेदारी लेंगे, ठीक है। तो बस इतना कहूँगा मेरे भाई, अगर बड़ा भाई मानते हो तो एक बार विश्वास कर लेना। 60 में से लगभग 35+ स्टूडेंट का हमारे यहाँ से, मतलब 35 लगभग 32+ स्टूडेंट का हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुआ है। झूठ नहीं बोलूँगा, अगर झूठ बोलना होता तो यहाँ पर 60 से 50 बता सकता है, बट नहीं मेरे भाई, हमारा मकसद सच बोलना है, सच बोलना था। मतलब ये फौजी आदमी है, फौज की तरह रहेंगे, ठीक है। हमारा मकसद कभी भी पैसा कमाना नहीं था। अगर चाहता तो यही कोर्स पेड लेके आता, सबको पढ़ना पड़ता, ठीक है। बट चाहते हैं हर भाई को अपने अंदर जो नॉलेज है वो सब तक जाए। बस इतना कहूँगा मेरे भाई, सबसे बेहतरीन और सबसे कम फीस में आपको पढ़ाएंगे, ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे और ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे। बस इतना कहूँगा, एग्जाम निकालो, बाकी जिम्मेदारी हम पर है। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, और लास्ट में कमेंट अवश्य करके जाना मेरे भाई।